गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज की कक्षा में हम लोग सलीम अली के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। पिछली 2 कक्षाओं में हमने सलीम अली और जाबिर हुसैन के बारे में पढ़ा, समझा। सलीम अली पक्षी वैज्ञानी के जीवन से संबंधित उनकी रुचियों और पर्यावरण के प्रति, पक्षियों के प्रति उनका प्रेम, इसके बारे में हमने जाना। आज हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लेखक जाबिर हुसैन जी का कहना है कि सलीम अली जैसा और कोई बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा। सलीम अली की नजरें हमेशा दूर क्षितिज की ओर पक्षियों की खोज में लगी रहती थी। उनके गले में हमेशा दूरबीन रहती थी और उनकी आंखें पक्षियों का निरीक्षण करने के लिए आतुर रहती थी, ठीक है। पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ सलीम अली पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी कई कार्य किए थे और कई महीनों तक वो पक्षियों की खोज में जंगलों, घाटियों, वनों में घूमते रहते थे। इससे पहले भी मैंने बताया कि जब तक वो किसी पक्षी के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक वो चैन से नहीं रहते। पूरी खोज, पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही, इकट्ठी मतलब एकत्र करने के बाद ही, वो किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही वो वापस आते थे, ठीक है। और इस तरह से कई दिन वो जंगलों में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि उनके जैसा शायद ही कोई और बर्ड वॉचर हुआ हो। एकांत के क्षणों में सलीम अली को, हम लोग पाठ आगे बढ़ाते हैं, है ना। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा पाठ, ठीक है। उन जैसा कोई बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत के क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। जब भी कोई सलीम अली से मिलता, प्रत्येक समय, हर समय सलीम अली के गले में दूरबीन लटकी रहती और उनकी नजरें दूर क्षितिज किसे कहते हैं? जब हम किसी मैदान में जहां देखते हैं कि दूर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, है ना। कहीं जब हम किसी दूर मैदान में या कहीं भी ऐसे देखेंगे, दूर देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि आगे जाकर धरती और आकाश वो एक साथ मिल रहे हैं। उसी को क्षितिज कहा जाता है, ठीक है। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों से कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। इसको हमने कल पढ़ा था, है ना। तो लेखक कहते हैं कि वे एकांत के क्षणों में प्रकृति के दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी
तहमीना के मदद से रची थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी उन्होंने काम किया था। तो एक खेलते लेखक जाबिर हुसैन जी कहते उनके लिए प्रकृति एक तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया भरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। ठीक है। और इसके गढ़ने में उनके जीवन साथिनी तहमीना, उनकी पत्नी का नाम था तहमीना, ने उनकी काफी मदद की थी। ठीक है। वो उनके स्कूल की साथी थी। उनकी जो स्कूल में जो है तहमीना उनके साथ स्कूल में पढ़ती थी और वहीं से वो उनकी साथी थी। वहीं से वह उनकी रुचियों को जानती थी और हमेशा जो है उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। ठीक है। उनको इस खोजबीन में जो है पर्यावरण के संरक्षण में, पक्षियों की खोजबीन में जो वो लगे रहते थे, उनका उन्होंने बहुत साथ दिया। वो हमेशा उनके साथ रहती थी। सलीम अली जो है जब भी पक्षियों की खोज में जाते, कई कई दिनों तक वो पक्षियों की खोज में लगे रहते, तो तहमीना जो है उनकी पत्नी तहमीना उनको हर एक क्षेत्र में उनके कार्य में जो है उनको सहयोग देती थी। सलीम अली ने अपने को प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया था। अपना सारा जीवन उन्होंने प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण, उनकी हिफाजत के लिए ही कार्य किया था। इसलिए तो उनके गले में हमेशा क्या लटकी रहती थी? दूरबीन लटकी रहती थी और पक्षियों की खोज में लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। सलीम अली के अनुसार प्रकृति संपूर्ण है। उसे आदमी की नजर से न देखकर उसकी यानी प्रकृति की नजर से ही देखना चाहिए। उसे पनपने, बढ़ने और खुशहाल होने और उसकी सुरक्षा के लिए हमें चिंता करनी चाहिए। ठीक है। तो ये सलीम अली का प्रकृति के प्रति प्रेम है ना। अगली पंक्ति है, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। है ना। क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि सलीम अली जो है हमेशा प्रकृति के बारे में सोचते थे, प्रकृति की हिफाजत के बारे में सोचते थे, उसके संरक्षण के बारे में सोचते थे, पशु पक्षी जीव जो थे उनके सुरक्षा के बारे में सोचते थे। तो केरल की एक साइलेंट वैली है, केरल में एक वैली है, घाटी, वैली मतलब घाटी, उसे साइलेंट वैली कहा जाता है ना। ये जो है 1984 में इस साइलेंट वैली को नेशनल पार्क की संज्ञा दी गई है। इसे नेशनल पार्क की जो है उपाधि दी गई है, नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया है। ठीक है। तो साइलेंट वैली क्या है? साइलेंट वैली पूछेंगे कि साइलेंट वैली का क्या अर्थ होता है ना। तो साइलेंट, साइलेंट से समझ में आ रहा है ना, साइलेंट मतलब खामोश, वैली का मतलब होता है घाटी। यहाँ की जो घाटी है, यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो इलाका है, प्राकृतिक तौर पर बहुत ही खामोश है, एकदम सुनसान। लेकिन इसके भीतर अगर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रकृति के तौर पर ये वैली जो है, ये घाटी जो है, बहुत ही शांत दिखाई देती है। और इस शांत घाटी में लेखक बताते हैं कि कई तरह के जो है जीव जंतु, पशु पक्षी, विभिन्न जाति के पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि ये जो है बहुत ही
बहुत घने जंगल है, और घने जंगल होने के कारण जो है यहाँ पर लगातार वर्षा होती रहती है, और वर्षा होने के कारण यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल ठंडा रहता है। ठीक है, और इस ठंडे वातावरण में जो है कई जीव जंतु, मतलब जानवर, और कई विभिन्न तरह के जो है पक्षियों का यहाँ पर बसेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइलेंट वैली में ऐसे ऐसे भी जीव जंतु या पक्षी पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और मिलना कठिन है। ठीक है, तो सलीम अली ने हमेशा जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास किया, तो इनकी चिंता इस साइलेंट वैली की सुरक्षा से भी थी, क्योंकि रेगिस्तानी हवाएं जो राजस्थान से आने वाली जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं, रेगिस्तान से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं, वो इस साइलेंट वैली को नुकसान पहुंचा सकती थी। साइलेंट वैली में रहने वाले जो पक्षी हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती थी, यहाँ के जो वातावरण को वो नुकसान पहुंचा सकती थी, और वो भी रेगिस्तान में तब्दीली हो सकती थी। तो इसीलिए जो है, क्योंकि सलीम अली पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी चिंतित रहते थे, इसीलिए उनकी नज़रें, उनकी खोज, उनका जो निरीक्षण है, उससे उन्हें ज्ञात हुआ कि अगर यहाँ की सुरक्षा, यहाँ के पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो है साइलेंट वैली की भी सुरक्षा, उनका संरक्षण के लिए भी जो है प्रयास करना होगा। तो इसके लिए जो है सलीम अली उस समय, जिस समय ये घटना हुई थी, जिस समय की ये बात है, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वो थे हरियाणा के रहने वाले चौधरी चरण सिंह जो थे, वो उस समय प्रधानमंत्री थे। तो अपनी चिंता लेकर, इस साइलेंट वैली की सुरक्षा की चिंता लेकर सलीम अली जो है उस समय के जो प्रधानमंत्री है उनसे मिले थे, और उन्होंने इसकी सुरक्षा के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया था। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह भी जो है गांव के रहने वाले थे, हरियाणा के गांव में उनका जन्म हुआ था। वो एक किसान के बेटे थे, यानी वो प्रकृति के करीब थे, गांव में रहते थे, इसलिए प्रकृति के करीब रहने वाले थे, वो प्रकृति को समझने वाले थे। इससे जो है चौधरी चरण सिंह भी जो है प्रकृति प्रेमी थे, और उन्हें भी प्रकृति के संरक्षण की चिंता थी। ठीक है, जब सलीम अली उनसे मिलते हैं और साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के खतरे से होने वाले, मतलब नुकसान के बारे में वो बताते हैं, तो चौधरी चरण सिंह भी चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, और उस पर जो है वो प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पानी की पहली बूंद आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा शायद, कि जब गर्मी के बाद जब वर्षा होती है, तो बरसात की पहली वर्षा की जो पहली बूंद होती है, जब मिट्टी पर पड़ती है, तो मिट्टी से एक सौंधी, एक बहुत ही सुंदर सी महक आती है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि चौधरी साहब भी गांव के रहने वाले थे, प्राकृतिक वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ था, और बरसात की पहली बूंद
जब मिट्टी पर पड़ती है तो उसकी जो महक होती है, उस महक से परिचित रहने वाले थे। यानी वो समझते थे कि पर्यावरण क्या है, प्रकृति क्या है, और प्रकृति का संरक्षण, उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो है लेखक उस चीज को बहुत ही सुंदरता से उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द में, एक ही पंक्ति में, एक ही लाइन में जो है बहुत सुंदरता से उन्होंने कहा है कि चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। क्योंकि गांव में रहते थे, प्रकृति वातावरण में रहते थे, इसलिए प्रकृति के करीब थे और इसलिए वो प्रकृति की सुरक्षा के भी पक्षधर थे, है ना। जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा उससे उनकी आंखें नम हो गई। किनकी आंखें नम हो गई? प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। किस लिए जो है नम हो गई? क्योंकि वे भी जो है प्रकृति, साइलेंट वैली पर रेगिस्तानी हवाओं का जो हवाओं से जो नुकसान होगा उससे जो है वो परिचित हो गए। वो समझ गए कि किस तरह से जो है रेगिस्तानी हवाएं उस साइलेंट वैली में रहने वाले पर्यावरण या रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है ना। तो चौधरी चरण सिंह की भी गांव की मिट्टी से जुड़े नेता थे। उन्हें भी प्रकृति से गहरा लगाव था। वे प्रकृति संरक्षण के प्रति सजग थे। इसीलिए साइलेंट वैली को गर्म हवाओं से होने वाले नुकसान को सोचकर उनकी आंखें गीली हो गई। आंखें गीली होने का मतलब है दुख से उनकी आंखें भीग गई, मतलब आंसू आ गए उनके, है ना। तो आगे जो है लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, दोनों इस दुनिया में नहीं है। अब कौन बचा है जो सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर होने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा, है ना। लेखक जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि अब न तो पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता करने वाले सलीम अली है और न ही उनकी बात को अच्छी तरह समझने वाले चौधरी चरण सिंह भी नहीं है। अब कौन है उसकी वकालत करने वाला? जो पर्यावरण और पक्षी संरक्षण में उनकी हिफाजत के लिए प्रयास करेगा। इस बात की लेखक को भी चिंता है ना। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा? ठीक है। सलीम अली ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा मतलब बायोग्राफी, ठीक है। आत्मकथा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति पूरी ईमानदारी से, कोई लुका छुपी नहीं, कोई छुपाना नहीं, कोई झूठ नहीं, पूरी ईमानदारी से अपने जीवन की गाथा को लिखता है, ठीक है। अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को लिखता है। अगर वो कहीं कुछ गलती करता है, कहीं उससे कुछ भूल हो जाती है, तो उसको भी स्वीकारते हुए वो अपने बारे में जो लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। आत्म मतलब अपनी कथा, है ना। तो सलीम अली ने अपनी आत्मकथा, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो, ठीक है। फॉल ऑफ ए स्पैरो, स्पैरो मतलब गौरैया, है ना। याद है मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सलीम अली के बचपन में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो जाती है ना। तो उस गौरैया की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए
सलीम अली जो है उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है, और कई दिनों तक जो है उसको बचाने का प्रयास करते हैं और उसे बचा लेते हैं। जब वो गौरैया की देखभाल करते हैं तो उस समय क्या होता है कि सलीम अली के मन में पक्षियों के प्रति एक रुचि जागती है, एक लगाव जागता है, और यह घटना सलीम अली को एक पक्षी प्रेमी बना देती है। और इसी घटना को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा। ठीक है, मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। ठीक है, यहां पर एक अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार, लेखक, पोएट, कवि हुए हैं जिनका नाम था D.H. लॉरेंस। ठीक है, तो यहां पर इस सलीम अली और जाबिर हुसैन के बीच में ये लॉरेंस कहाँ से आ गए, है ना। तो ये जो है फॉल ऑफ स्पैरो जो उन्होंने आत्मकथा लिखी थी, उस आत्मकथा में जो है उन्होंने पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी लॉरेंस के बारे में भी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर उसी बात का जिक्र हो रहा है कि अंग्रेजी लेखक, कवि D.H. लॉरेंस जो एक पक्षी प्रेमी थे, वो जब अपनी छत पर बैठकर या प्रकृति की गोद में बैठकर अपनी रचनाओं को लिखते थे, तो इनके जो आसपास का वो जो वातावरण होता था, क्योंकि वो भी प्रकृति के कवि थे, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करने वाले कवि थे, प्रकृति से प्रेम करने वाले कवि थे, पशु पक्षियों से, पर्यावरण से प्रेम करने वाले कवि और लेखक थे। तो जब वो अपनी रचनाओं को लिखते थे तो वो छत पर प्रकृति के बीच में बैठते थे और उनके आसपास, उनकी छत पर जो है बहुत सारे पक्षी भी आकर बैठते थे। वो उनसे जो है पक्षियों से प्रेम करते थे और बहुत सारे पक्षी भी जो है हर समय उनके आसपास मंडराते रहते थे। ठीक है, वो प्रकृति प्रेमी कवि थे, इसलिए प्रकृति से प्रेम करते थे, पशु पक्षी से प्रेम करते थे, और इसलिए उनके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी जो है वो पक्षी जो है वो रहते थे। तो जब उनकी मौत हुई, जब उनका देहांत हुआ, जब उनका निधन हुआ, तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से जो है D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया। यहाँ पर सलीम अली लिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, लेकिन फ्रीडा जो उनकी पत्नी थी, लॉरेंस, D.H. लॉरेंस की पत्नी थी, वो अपने के पति के स्वभाव के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके एक बहुत सुंदर और अच्छे प्रभावशाली कवि होने के बारे में बहुत कुछ बता सकती थी। लेकिन फ्रीडा ने बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण ढंग से एक ही बात कही कि मुझसे जो है, फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी विशेषताएं थी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए उन्हें बहुत ही साधारण से, बहुत ही जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो इस एक पंक्ति से
D.H. लॉरेंस जो अंग्रेजी साहित्य के कवि पोएट थे, तो उनके बारे में बहुत अच्छे से मतलब सिर्फ यही बता सकते हैं कि वो पक्षी प्रेमी है, और उनके बारे में जो है एक गौरैया ही बहुत अच्छे से बता सकती है। ठीक है, मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। क्यों? क्योंकि वो हर समय पक्षियों के करीब रहते थे, पक्षियों के उनके आसपास रहते थे, ज़्यादा समय वो प्रकृति के बीच में रहते थे। तो उनकी पत्नी का ये कहना है कि मुझसे अधिक प्रकृति की जो पक्षी है वो लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहचाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। लॉरेंस की पत्नी दोनों प्रकृति प्रेमी थे, पक्षियों के बीच में रहते थे, तो उनके स्वभाव से जो है उनकी जो गौरैया, जो पक्षी जो उनके आसपास रहते थे, वो ज़्यादा परिचित थे। ठीक है, तो आया समझ में? अब यहाँ पर है कि जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। जो कठिन लोग हैं उनके लिए वो एक पहेली है, लेकिन सलीम अली जो है एक खुली किताब है, खुले दिल के प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, उनमें कोई जो है दुराव छुपाव नहीं था। वो प्रकृति के बीच में रहते थे। जिस तरह से प्रकृति खुली और विस्तृत है, ठीक उसी तरह से सलीम अली का जो स्वभाव है वो भी विस्तृत और खुला है, खुले दिल के थे, प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती थी। ये तो कई बार मैं बता चुकी हूँ, है ना, कि बचपन में गौरैया घायल हो जाती है और उसके बाद सलीम अली जो है एक पक्षी प्रेमी बन जाते हैं और पक्षियों के संरक्षण के लिए जो है वो कार्य करते हैं। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक, है ना, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक किसे कहते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है, जो नैसर्गिक है उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ठीक है, कोई बनावटीपन नहीं है। जो है, जो प्रकृति है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो। ठीक है, नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, जिसमें कोई बनावट नहीं है। ठीक है, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, मतलब उसकी कार्बन कॉपी हो गए। वो वैसे ही जिस तरह से लॉरेंस भी जो है वो प्राकृतिक तौर पे थे, मतलब उनमें भी कोई बनावट नहीं थी, वो जैसे थे वैसे ही दिखाई देते थे। ठीक उसी तरह से सलीम अली में भी कोई बनावट नहीं थी, वो भी बहुत सीधे साधे, सरल, खुले दिल, प्रकृति से प्रेम करने वाले। जिस तरह से प्रकृति विस्तृत है, विशाल है, उसी तरह से D.H. लॉरेंस भी और सलीम अली भी खुली प्रकृति की तरह थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनकी भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित है,
उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? है ना? सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ बीच में जमीन होती है और जिनके चारों तरफ जो है पानी होता है ना? लेकिन वो अथाह थे, गहरे थे, प्रकृति के प्रति उनका लगाव था, ठीक है। और वो जो है, जो लोग उनके भ्रमणशील मतलब घूमने, यायावारी, यात्राएं करने वाले, क्योंकि वो हर समय जो है पक्षियों की खोज में निकलते रहते थे, बाहर जाते रहते, पक्षियों की खोज करते थे, ठीक है। तो जब सलीम अली की मृत्यु हुई तो लेखक कहते हैं कि उनका ये आखिरी पलायन है ना? ये जो यात्रा पर निकले, ये अंतिम यात्रा पर निकले हैं, इस यात्रा से तो वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये अंतिम यात्रा, मौत के बाद कोई वापस तो नहीं आता। तो लेखक वही कह रहे हैं कि जब उनकी ये यायावारी से, उनके भ्रमणशील, उनके यात्रा करने के स्वभाव से जो परिचित है, उनको यही लगता है कि सलीम अली अभी कहीं गए नहीं है, उनकी मृत्यु नहीं है, वो अभी प्रकृति में पक्षियों की खोज में निकले पड़े हैं और शायद कुछ दिनों बाद अपनी खोज को पूरा कर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आज भी पक्षियों की सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? गया हुआ मान लिया जाए मतलब कहाँ गया हुआ? पक्षियों की खोज में गया हुआ मान लिया जाए, क्योंकि लेखक को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि सलीम अली इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सलीम अली जो है कई दिनों तक, महीनों तक जो वो घर से बाहर रहते, पक्षियों की खोज में रहते, तो लेखक ये मान रहे कि शायद ये वाला जो यात्रा है, उनकी ये अंतिम यात्रा जो है, ये यात्रा भी शायद वो अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ फिर वापस लौट आएंगे। लेकिन ऐसा संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि सलीम अली जो है अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी लेखक उसे मानने के लिए, उनको यकीन नहीं हो रहा है, वो उस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी नम आंखें हैं, मेरी आंखें नम हैं, सलीम अली तुम लौटोगे ना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है पाठ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पाठ हम लोग का जो है आज यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगली क्लास में मैं जो है प्रश्नोत्तर दूंगी, उसे आप लोगों को करना है, ठीक है। हम लोग प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, प्रश्नों को लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे कि किस तरह से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। मैं क्लास को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।